हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में पी ब्लॉक के तत्वों में आगे पढ़ेंगे समूह 18 के तत्वों के बारे में। तो समूह 18 के जो तत्व हैं उनको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं या फिर नोबल गैसेस कहा जाता है। तो आज हमको पढ़ना है 18 ग्रुप नंबर 18, जिसमें नोबल गैसेस को रखा गया है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कंप्लीट रहता है, अष्टक पूर्ण रहता है और ये अक्रिय रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। तो समूह 18 में जो है 6 तत्वों को रखा गया है। उसमें से सबसे पहले है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेयान। तो इस प्रकार से 2, 2, 4 और 2, 6 तत्वों से मिलके यह 18 नंबर का ग्रुप बना है। तो इसमें ये सभी जो 6 तत्व हैं ये गैस के रूप में रहते हैं और रासायनिक रूप से अक्रिय रहेंगे और बहुत कम यौगिक का या कंपाउंड का निर्माण करेंगे, इसलिए इनको अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। प्रकृति में या वातावरण में, वायुमंडल में जहाँ भी इनकी अगर उपलब्धता या प्राप्ति के बारे में देखेंगे तो यह बहुत कम पाई जाती है और रासायनिक रूप से अक्रिय रहते हैं क्योंकि इनका जो अष्टक है पूर्ण रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण इनकी क्रिया करने की दर बहुत कम रहती है और इसमें क्रियाशीलता बहुत कम पाई जाएगी और ये स्टेबल रहते हैं और स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। इन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं क्रिया नहीं करने के कारण और वायुमंडल में बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण इसको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब जो एस ब्लॉक का तत्व है हीलियम, लेकिन इसमें जो हीलियम है फर्स्ट वाला हीलियम, ये एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये अक्रिय गैस इसको कहा जाता है क्योंकि यह भी अक्रिय, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है यहाँ पे 2 होता है, 4 लिख डाली थी, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 1s में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एस ब्लॉक का तत्व होगा। लेकिन 1s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूर्ण रूप से कंप्लीट है, इसलिए यह अक्रिय हो गया। तो अक्रिय हो गया इसलिए इसको अक्रिय गैसों के साथ में समूह 18 में रखा गया है, नहीं तो एस ब्लॉक में इसको रहना था। अब इसकी उपलब्धता देखेंगे तो जो रेडान है उसके अतिरिक्त सभी गैसें, रेडान को छोड़ के ये सभी जो गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं और आयतन के अनुसार इसकी शुष्क वायु में जो उपलब्धता है लगभग 1% रहता है। अक्रिय गैसों की उपलब्धता लगभग 1% रहेगा। इसमें से जो आर्गन है ये वाला AR आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है और प्रमुख रूप से यही पाया जाता है। हीलियम तथा नियान कभी कभी रेडियोधर्मी का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें हीलियम और जो नियान है, नियान रेडियोधर्मी का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण खनिजों में भी यह पाया जाता है, जैसे कि पिच ब्लेंड, मोनोजाइट, क्लीवाइट, इन सभी खनिजों में इनकी मात्रा कुछ मात्रा में पाई जाती है। हीलियम का जो मुख्य औद्योगिक स्रोत, औद्योगिक रूप से अगर हीलियम को हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से, तो उसका उपयोग प्राकृतिक गैसों में हीलियम भी पाया जाता है। जिनान तथा रेडान, ये जो जिनान है और रेडान है ये दोनों इस वर्ग में सबसे कम पाई जाने वाली दुर्लभतम तत्व हैं
और जो रेडियम है इनका विघटन जब होता है तब रेडान मिलता है। जैसे रेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88 और परमाणु भार 226। तो रेडियम का जब ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है तो रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेडान बनेगा और हीलियम बनता है। तो जो रेडान है यही है, इसका परमाणु क्रमांक 86, इसका भी 86। तो जो रेडान की प्राप्ति है रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से होती है और यहाँ से हीलियम भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो समूह 18 है उसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले देखना रहता है परमाणु क्रमांक। तो ये है समूह 18 के तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरान और रेडान। यह हो गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीट हुआ। अब ये 2 है तो अधिकतम s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए यह क्या होगा, अक्रिय होगा। और जो 18 ग्रुप के तत्व हैं ये सब, इनका जो कॉमन या उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो NH2 NP6 होता है, माने कि इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहेगा और इनके जो P है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहता है। तो जो N है यहाँ पे N बराबर 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 में P कक्षक नहीं रहता है जैसे कि हीलियम। अब N बराबर 2 होगा तो 2s और 2p हो जाएगा। N बराबर 3 होगा तो 3s और 3p, 4 होगा तो 4s और 4p। इस प्रकार से ये आउटर ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा यहाँ पर N। तो यहाँ पे 6 और 2 8, तो जो N कक्षक है उसमें टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण के रूप में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो नियान है इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको छोड़ दी हूँ, नहीं लिखी हूँ, लेकिन शुरू जब करोगे तो 1s से ही करना। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2s2 और 2p6। तो 6 और 2 8 हुआ और 1s में 2 गया तो 8 और 2 10। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 और 2p6 होगा। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3s2 और 3p6 रहेगा। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 और 4p6। यहाँ n बराबर 4 है, इसमें 3 था, इसमें 2 था, इसके जैसे लिखा है। जीनान का परमाणु क्रमांक होता है 54, तो 54 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s से लेकर इधर 4d तक भरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये छोड़ी हूँ रिक्त स्थान, इसमें 1s से लेके 4d तक इसमें भरना है, इसमें 1s से लेके 3d तक भरना है। उसके बाद ये आउटर ऑर्बिटल को बस यहाँ पे शो किया गया है। तो जिनान का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 5s2 और 5p6 होगा। और रेडान के लिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 86, तो इसके लिए अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इसका भौतिक गुण के बारे में बताया गया है। तो समूह 18 के जो तत्व हैं वो रंगीन, कलरलेस रहेंगे, स्वादहीन, माने कि किसी भी प्रकार का उसमें टेस्ट नहीं पाया जाएगा और किसी भी प्रकार के स्मेल भी उसमें नहीं पाया जाता है। तो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन रहते हैं
और विषहीन माने कि किसी भी प्रकार का जहरीला, कोई भी गैस इसमें का जहरीला प्रकृति का नहीं रहेगा। तो ये अक्रिय रहते हैं, इस कारण इसमें कुछ भी गुण नहीं पाया जाएगा। तो रंगहीन, स्वादहीन, विषहीन और गंधहीन होते हैं। ये ना तो स्वयं जलेंगे, अगर आग के संपर्क में भी इन गैसों को लाएंगे तो ये अपने आप नहीं जलते हैं, और कोई चीज जल रहा है उसके पास भी ले जाएंगे तो जलने में सहायता भी नहीं करते हैं, माने कि पूर्ण रूप से निष्क्रिय ही होते हैं। सभी जो गैस है वह एक ही परमाणु के रूप में पाया जाएगा। जैसे हैलोजन क्या होता था, F2Cl2 Br2, ऐसे दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते थे, लेकिन इसमें जो है सभी एक परमाणु के रूप में ही रहेंगे। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन है, इसमें इसी रूप में ये हमेशा परमाणु के रूप में भी रहेंगे और अणु के रूप में भी इसी रूप में पाए जाते हैं, माने कि इसके एक अणु में एक ही परमाणु पाया जाएगा। इसके लिए Cp/Cv का जो अनुपात है 1.66 पाया जाता है। अब यहाँ पे अन्य गैसीय तत्वों की परमाणु त्रिज्या उनकी सहसंयोजक त्रिज्या के बराबर होगी। अब एक ही परमाणु है तो इसके लिए अगर सहसंयोजित त्रिज्या देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या के बराबर ही इसकी सहसंयोजित त्रिज्या पाई जाएगी। और उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणु त्रिज्या है यह वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अब इसमें बंध नहीं बनेगा क्योंकि एक परमाणुविक है, तो इसका जो सहसंयोजित त्रिज्या और परमाणुीय त्रिज्या सेम रहेगा, और इसके लिए जो परमाणु त्रिज्या रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स त्रिज्या भी कहते हैं। यह त्रिज्या समूह 17 के तत्वों की तुलना में क्या होगी, बड़ी होगी। देखो ये 18 नंबर का ग्रुप है और यहाँ पे क्या आएगा, 17 नंबर का ग्रुप। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे आवर्त सारणी में तो त्रिज्या का मान छोटा होता जाता था, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट के बाएं से दाएं जब जाते थे तो परमाणु त्रिज्या छोटा होता जाता था। तो इसका मान इससे छोटा होना चाहिए 17 से, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण है, इसकी क्रियाशीलता 0 है, इसलिए इनका जो आकार है समूह 17 की तुलना में अधिक पाया जाएगा। परमाणु त्रिज्या का मान 17 की तुलना में अधिक होता है समूह 18 के लिए। और समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे जैसे जैसे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। इसमें भी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और कक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है। इसमें 1s था, इसमें 2s हो गया, इसमें 3s हो गया, एक एक कक्षक बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। इन तत्वों के जो आयनन एंथैल्पी माने बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी ऊर्जा लगेगी क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी। तो इनका अष्टक पूर्ण है, तो अष्टक को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है, फिर भी ये आयनित नहीं होते हैं, माने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान नहीं करेंगे और न ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ऊर्जा जरूरत रहती है उसको आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी देना नहीं चाहते और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, जिसके लिए आयनन ऊर्जा का मान उच्च रहता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी बाह्यतम कोश की, तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ेगी तो इसकी तुलना में इसका जो आयनन ऊर्जा का मान है कम होगा और इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटते हुए जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके साथ बंध बनाना, या एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करके खुद
क्या हो जाना, ऋण आवेशित हो जाना। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें तो पहले से पाया जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूर्ण है तो पूर्ण रूप से स्थायी है, इसलिए इनका जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें नहीं पाई जाएगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसके लिए धनात्मक होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक पाया जाएगा हीलियम के लिए। अब इसमें जो उत्कृष्ट गैस है वे हमेशा परमाणुवीय अवस्था में रहेंगे। इनका अणु नहीं बनता है और बन भी गया तो एक ही परमाणु रहेगा, तो हमेशा ये परमाणुवीय अवस्था में पाए जाते हैं और वंडरवाल बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसके परमाणु एक ही तत्व के परमाणु। इसी कारण इन जो गैस है, अक्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, इनका द्रवीकरण करना बहुत ही कठिन रहता है। माने कि इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते और परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, माने ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु भार बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इनको द्रव रूप में लाना सरल हो जाता है। उत्कृष्ट गैसों का गलनांक और क्वथनांक न्यूनतम होगा, बहुत कम होगा, और द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनका भी तो क्या होगा, इसका मान भी बढ़ता जाता है, गलनांक और क्वथनांक का मान। उत्कृष्ट गैसों की जो वाष्पीकरण ऊष्मा है, माने इनको वाष्पित करने के लिए जो ऊष्मा लगता है उसको बोलेंगे वाष्पीकरण की ऊष्मा। तो वाष्पीकरण ऊष्मा का मान अत्यंत कम या बहुत कम पाया जाएगा, बहुत न्यून रूप में मिलता है। उत्कृष्ट गैसों का परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनकी ध्रुवणीयता या जिसको बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी, माने कि दो ध्रुव बनाने की जो क्षमता है उसी को बोलेंगे ध्रुवणता या ध्रुवणीयता। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा ध्रुवणीयता का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। समूह 18 के तत्व को जब पानी में घोलेंगे जल में तो उनकी विलीयता नगण्य होगी, माने कि नहीं घुलेगा ही नहीं उसमें। और किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो विलीयता का मान बढ़ेगा, घुलता नहीं है पर ऊपर से नीचे आएंगे तो विलीयता का मान बढ़ता जाता है। इसका जो कारण है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्रुवणता बढ़ेगी, दो ध्रुव बनाने की क्षमता बढ़ेगी, तो इसके लिए ध्रुवणता बिल्कुल 0 रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा पाया जाएगा और आते जाएंगे तो इसका जो जल में घुलने की मात्रा है थोड़ी सी इसमें जल में घुलने का गुण पाया जाएगा। और जल जैसे ध्रुवीय विलायक के लिए ध्रुवीय रूप में टूटना किसी भी पदार्थ का जरूरी रहता है, इसलिए जब जब ध्रुवणता का मान बढ़ेगा वह क्या होगा, किसी भी विलायक में जो ध्रुवीय प्रकृति का रहेगा घुलने की क्षमता रखेगा। समूह 18 के जो अक्रिय गैस हैं उनमें अवशोषण होने का गुण पाया जाता है, माने किसी भी पदार्थ पे क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाते हैं। जैसे कि चारकोल, जो कोयला रहता है लकड़ी का, एक्टिव प्रकार का जो सक्रिय चारकोल रहेगा उसमें वह अवशोषित हो जाएंगे और अवशोषण की जो मात्रा है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पाई जाती है। हीलियम जो है किसी भी ताप पे अवशोषित नहीं होती है। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है हीलियम, यह अवशोषित नहीं होगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा, माने ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसमें अवशोषित होने की मात्रा भी बढ़ती हुई जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जिनान है सबसे ज़्यादा अवशोषित होगा, उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर आर्गन और नियान और हीलियम, तो ये सबसे ज़्यादा अवशोषित होगा। फिर ये और हीलियम जो है सबसे कम यहाँ पे अवशोषित होता है। ये हो गया इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखेंगे समूह 18 के तत्व की
केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो समूह 18 के तत्व हैं, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ना तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या फिर दान करने पे निर्भर करता है किसी भी तत्व का। तो जो समूह 18 के तत्व हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा करने में भी इनकी रुचि नहीं रहती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन चलो माने कि इलेक्ट्रॉन का साझा करके भी बंध बनाने की प्रकृति इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए यह जो पूर्ण रूप से इनको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा गया है। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले जो गैस हैं, उनको वर्तमान में नई विधियों द्वारा आजकल यौगिकों का निर्माण करने की क्षमता उनमें पाई जाती है, जिनका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होता है। जैसे इन सब का तो कोई भी यौगिक नहीं मिलता है, इन तीनों का, लेकिन जो जिनान है इनका परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इसका कुछ कुछ यौगिक वर्तमान में पता चला है। तो ये जो तत्व हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या कर सकता है, यहाँ पे यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr और जिनान ZXE, इन तीनों का कुछ कुछ यौगिक यहाँ पे मिला है, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले है क्लेथरेट यौगिक। तो जो क्लेथरेट यौगिक है, इनको क्या बोला जाता है, इंक्लूजन कंपाउंड भी कहा जाता है। इंक्लूजन कंपाउंड कहने का मतलब है कि कोई यौगिक रहेगा, उसके जगह में जो खाली जगह रहता है उसमें जाकर के कोई चीज घुस जाएगा और उसमें यौगिक बनाएगा, तो उसी को बोला जाता है इंक्लूजन, माने अंदर में जाके घुसना या इंक्लूज होना। तो जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे इंक्लूजन यौगिक या फिर क्लेथरेट यौगिक, इसको कहा जाता है। तो इसको केज यौगिक भी कहा जाएगा, क्योंकि इन यौगिकों में किसी भी प्रकार का कोई बंध का निर्माण नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड इसमें नहीं बनता है। लेकिन अक्रिय तत्व के परमाणु जो है, कोई यौगिक पहले से बना बनाया है, जैसे कोई यौगिक इस प्रकार से पहले से बना बनाया है, ये एक यौगिक है, तो इसके बीच बीच में क्या दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रहा है। तो जो अक्रिय गैस है क्या करेंगे, इसी खाली जगह में जा करके यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इसके बीच और इसके बीच बंद नहीं बनेगा, लेकिन इसके अंदर में जाके ये घुस गए, तो केज माने कि पिंजड़े के समान जो बीच में खाली जगह है उसमें जाके घुस जाते हैं। तो इस प्रकार का जो यौगिक बनता है उसको बोलेंगे इंक्लूजन यौगिक। तो बीच बीच में जो खाली स्थान रहता है, रिक्ति रहता है, उसमें जाकर के मिलने से इसका निर्माण होता है। तो रिक्ति के साथ किसी भी क्रिस्टल के जालक में जाकर के ये घुस जाएंगे और उस प्रकार से जो यौगिक बनाते हैं उसमें है, उनका उदाहरण है बीटा क्विनॉल, मेथेनॉल, जल, SO2, H2S, इन सभी के साथ क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक बनाएंगे। और क्रिस्टल जालक की सभी रिक्तियां भरी नहीं होनी चाहिए, माने उसमें खाली जगह पाया जाना चाहिए, तभी जाकर के उसमें क्या होगा, नए प्रकार के इंक्लूजन यौगिक बन पाएंगे। तो जो क्रिप्टॉन है वह बीटा क्विनॉल के 3 अणु के साथ मिल करके क्या बनाएगा, इंक्लूजन कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है Kr 3 ठो, फिर बीटा क्विनॉल, तो क्रिप्टॉन 3 ठो बीटा क्विनॉल के साथ मिलकर इंक्लूजन कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब है। उसके बाद लिखा है Ar6H2O, इसका मतलब है कि जो H2O के 6 अणु के मिलने से जो खाली जगह बना है उसमें जाके आर्गन घुस जा रहा है और इंक्लूजन कंपाउंड बना रहा है। तो ये हो गया इंक्लूजन कंपाउंड। अब जो है
उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है, इसलिए इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति इसमें क्रियाशीलता नहीं पाई जाएगी। तो उत्कृष्ट गैस की जो संयोजकता है वह 0 रहता है, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं और इसकी आयनन एंथैल्पी का मान भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक रहता है, इसलिए ये क्या रहते हैं, अक्रिय रहते हैं। अब इसमें रासायनिक यौगिक में इसका देखेंगे तो सन 1962 में नील बार्टलेट नामक वैज्ञानिक ने प्लेटिनम का एक ठो संकुल बनाया। उस संकुल में उन्होंने PTF6 बनाया और बताया कि यह जो है प्रबल प्रकार का ऑक्सीकारक है और उसकी क्रिया उन्होंने ऑक्सीजन से कराई। तो ऑक्सीजन से क्रिया कराने के बाद ऑक्सीजन है O2 के रूप में रहता है, तो O2 ऑक्सीकृत हो गया और O2 प्लस का निर्माण वहाँ पे किया। तो जो O2 प्लस है वह PTF6 से मिल करके एक ठो यौगिक बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5 के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन PTF6 के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हुआ था। तो बार्टलेट ने यह बताया कि जो ऑक्सीजन है O2 के रूप में रहता है, उसको जब O2 प्लस में क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करने की जो क्रिया होती है उसमें आयनन एंथैल्पी का जो मान था वह कितना था, 1175 किलो जूल पर मोल पाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने जो क्या किया, इसी के आधार पे जो अक्रिय गैस है जैसे कि जीनान, इसी के आधार में उन्होंने बताया कि जैसे O2 था इससे क्या बना, O2 प्लस बना। इसी प्रकार जो जीनान है इससे क्या बनेगा, जीनान प्लस का निर्माण भी हो जाएगा और इसके लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है 1170 किलो जूल पर मोल लगेगा। माने कि जीनान से जीनान प्लस बनने के लिए 1170 किलो जूल 1 मोल जीनान के लिए यहाँ पे एनर्जी लग रहा था। तो उन्होंने जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया था, यहाँ पे PTF6 बनाया था माइनस और O2 प्लस के रूप में ऑक्सीजन के साथ। इसी प्रकार से उन्होंने क्या बनाया, XE प्लस और यहाँ पे बनाया PTF6 माइनस का यौगिक। तो यहाँ पे जो XE प्लस और PTF6 माइनस है इसका नाम हुआ जीनान। जीनान है तो जीनान हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट और यहाँ पे जीनान का जो ऑक्सीकरण अवस्था है 5 आता है, तो इसको 5 लिखा गया है और इसका नाम था ऑक्सीजनित हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। तो इसी के बेस पे कौन से वैज्ञानिक बार्टलेट ने जीनान का एक यौगिक तैयार किया। अब जो फ्लोरीन, ये तो उस समय की बात है, उसके बाद वर्तमान में जो अभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे बहुत सारे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ जीनान मिलकर के बहुत सारे क्या बना रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है। जैसे जो क्रिप्टॉन है उसका केवल एक यौगिक पाया जाता है KrF2 करके क्रिप्टॉन का एक यौगिक फ्लोरीन के साथ पाया जाता है। इसी प्रकार रेडॉन Rn का जो है RnF2 करके इसका एक यौगिक पाया जाता है और फिर भी जो रेडियो ट्रेस तकनीक की सहायता से इसको अलग करने की कोशिश किया गया और इसको प्राप्त किए हैं रेडॉन के फ्लोराइड को। उसके बाद आर्गन, हीलियम और नियॉन, यहाँ पे जो आर्गन, हीलियम और नियॉन है
इन तीनों का कोई भी यौगिक नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है। ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जिनान के यौगिक के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।